हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री को मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं। आज ये फोर्थ वीडियो है और इस फोर्थ वीडियो में हम लोग ये डिकोड करना सीखेंगे कि 1885 से लेकर 1905 के बीच, जिसको मॉडरेट फेज कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री के टाइम में, उस समय क्या क्या चेंजेस आए थे और क्या क्या गवर्नमेंट्स ने स्टेप्स लिए थे। और उसी के बेसिस पे यूपीएससी ने 2011 से लेकर 2020 के बीच में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग ये डिकोड करना सीखेंगे या जानेंगे कि एग्जामिनर का माइंड इस पर्टिकुलर फेज से किस तरह के क्वेश्चंस चूज करता है और किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करता है। और आप देखेंगे कि देयर इज सर्टेन 3 और 4 एरियाज जहां से यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्म करता है। तो इस चैप्टर को, इस फेज को अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें तो हम एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस को 100% श्योरिटी के साथ कर लेंगे। एंड जो मेरा मेथड है, जिसको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड कहता हूँ, जिसमें आप श्योर शॉर्ट तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आपकी प्रिपरेशन कहीं भी कोई भी ब्लाइंड मैनर में नहीं चल रही थी कि आप कुछ भी पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब क्वेश्चन करने की बारी आ रही है तो आपसे 2 क्वेश्चन भी या 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। तो इस सीक्वेंस में, जैसे कि मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस में डिकोड करके आप लोगों को समझा दिया है, दिखा भी दिया है कि हम किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को माइक्रो एनालिसिस करके, उसके ऑप्शंस को माइक्रो एनालिसिस करके हम इस एग्जाम को डिकोड कर सकते हैं और एग्जामिनर के माइंड को पढ़ सकते हैं। उसी तरह से ये वाला जो चैप्टर है, इसमें काफी आपको इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। लास्ट जो चैप्टर था, जो क्लास था, उसमें मैंने गवर्नर जनरल वाले टॉपिक को जिस तरह से डिकोड किया हुआ था, उससे मैंने प्रूफ कर दिया था कि किस तरह से हम इजिली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बाई एनालाइजिंग माइक्रो एट माइक्रो लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मैंने पूरा का पूरा कोर्स डिकोड किया हुआ है और मैंने अपने 8 सालों की जर्नी में कम से कम ये अचीवमेंट तो गेन किया कि इस एग्जाम को क्रैक तो नहीं किया, लेकिन इस एग्जाम को डिकोड कर दिया और ये उस मुकाम पे आ जा गया कि हम उस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। और वो ब्लूप्रिंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने ड्रीम को अचीव कर पाएं और देश की सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और रिसोर्सेज की वजह से इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं जिस मेथड से आप लोग को बताता हूं, उसमें आपको सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई किसी को ऑफिसर नहीं बना सकता। आप खुद ही होंगे जो आप अपने आप को ऑफिसर बनाएंगे। लेकिन एक मेंटर और एक टीचर का क्या रोल होता है, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है, वो आपको दिशा बता देता है, वो आपको बता देता है कि ये बुक्स पढ़नी होती हैं, ये चीजें पढ़नी होती है, इस तरह से पढ़नी होती हैं। और आपको अल्टीमेटली आपको अपना टाइम 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, जितना भी आप अपने एफिशिएंसी और अपने कैपेसिटी के हिसाब से दे सकते हैं, देना पड़ेगा। और देंगे तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आपको मैं कितना भी मेंटरशिप या गाइडेंस बता दूं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, चीजों को याद नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो इस एग्जाम को कहाँ क्रैक कर पाएंगे। उसी सीक्वेंस में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अब आप लोग को अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और उस पर मैं इस क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं और आगे किस तरह से उसका माइंड सेट है पूछने। आप लोग मेरे इस क्वेश्चन आंसर, केवल क्वेश्चन आंसर मत देखिएगा, जो चीजें मैं बताना चाहता हूँ उस बात को समझिए और उस तरह से इस क्वेश्चन पेपर को देखिए और अपने प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में उस तरह से मोल्ड कीजिए, ठीक है ना। अभी आप मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा नया चीज देख रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने टेक्नोलॉजी का यूज किया है, अल्लाह परफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया है। जैसे मैंने एक मेरे आप स्क्रीन के बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि टाइम दिख रहा है, एक घड़ी दिख रही है। तो समय, थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो टाइम है, टाइम की वैल्यू हमें समझनी चाहिए। वो हो सकता है कि वो टाइम आप अननेसेसरी चीजों में वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखना, अननेसेसरी वीडियोस देखना इज टाइम किलिंग। बट यूट्यूब पे कंटेंट देखना, जैसे कि आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं या कोई पढ़ने वाली चीज या कोई सीखने वाली चीज या कोई मोटिवेशन वाली चीज देख रहे हो,
तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हो। आज की डेट में बहुत लोग एक्सक्यूज करते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। कोरोना ने ये आके भी दिखा दिया कि लो समय, 24 के 24 घंटा घर में बैठो, फुल टू समय लो, अब करके दिखाओ। लेकिन 2 सालों के कोरोना में जिन्होंने कुछ नहीं करना था उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए, और जिन्होंने करना था, जिन लोगों को टाइम की वैल्यूज पता चल गई, जिनको तो पता थी वो तो कर ही रहे थे, जिनको पता चल गई इस कोरोना के लेसन में, उन्होंने बहुत चीजें कर ली। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 महीने से 2 सालों से जब कोविड में अंदर घर में बैठा था, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, और यही थॉट, यही विचार आपके कुछ ना कुछ आपसे करा देते। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रिपरेशन, भले एग्जाम से एग्जॉस्ट हो गया था, डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन फिर से आपको अपने आप को रिबॉर्न किया। और मैंने इस लॉकडाउन पीरियड को बहुत सारी चीज़ों को सीखने में, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन यूट्यूब, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और उन सारी चीज़ों को सीख के अब वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। उसी सिलसिले में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट मैंने सीखा है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और जब उसमें मेरे को अचीवमेंट, कुछ बिग अचीवमेंट मिल जाएगी, देन आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू। वो सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो अपने समय को, ये घड़ी जो बता रही है, समय का यूज करना है, समय का बहाना नहीं देना है। फोन में लोगों से बात करना, अननेसेसरी बातें करना, अन लोगों से अपनी आलाप गाना, दुख गाना कि मेरे पास ये दिक्कत है, ये समस्या है, या लोगों से सीख करना कि कोई फोन पे आपको कुछ बता दे, कुछ कर दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जहां हो, जिस वक्त, जिस जिस जगह पे हो, उस जगह पे उन सारी चीजों, वहां पे उपलब्ध जो भी चीजें हैं, उनको यूटिलाइज करो, और उनको अपने लाइफ में यूज करके अपने लाइफ में चेंजेस लाओ, कुछ सीखो और कुछ क्वालिटी इनकलकेट करो, कुछ स्किल बिल्डअप करो। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो। यूपीएससी का प्रिपरेशन कोई स्किल्स नहीं क्रिएट करता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है, एक ऑफिसर बना देता है, एक मैनेजर बना देता है। एक आईएएस ऑफिसर के तौर पे आप, गवर्नमेंट की 30 से 40 ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके आप हेड होते हैं, एज ए मैनेजर होते हैं। डीएम का मतलब क्या होता है? ही इज अ मैनेजर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ही इज मैनेजिंग होल डिस्ट्रिक्ट, वेदर पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फॉर्म में हो, पुलिस फॉर्म में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, सोशल में हो, एग्रीकल्चर में हो, जितने भी मैक्सिमम डिपार्टमेंट हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन सबको आप हेड करते हो, और आप उसमें एक स्किल इस तरह का डेवलप करते हो जो आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाती है। तो समय का यूटिलाइजेशन करना है, समय का बहाना नहीं करना है। आपके द्वारा एक एक मिनट, जैसे कि मैं बहुत दिनों से मूवीज देखना छोड़ दिया हूँ। मूवीज देखने का मेरे को हॉबीज था, मैं देखता था प्लेजर टाइम में, लेकिन मैं मूवी देखना छोड़ दिया हूँ पिछले 8-7 महीनों से ढंग से। कभी कभी देख लेता हूँ, अभी आधा देखता हूँ, फुल टू मूवी नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं पहले फुल प्लेज में मूवी देखता था, अब मूवीज में नहीं देख रहा हूँ। और ये सोचता हूँ कि अगर 2 घंटे की मूवी देखूंगा तो क्या ना कुछ सीख लूंगा, या कोई चैप्टर कर लूंगा, या कुछ कोई वीडियो बना लूंगा, या कोई बुक्स जो पढ़ने हैं मेरे को, जैसे बुक लिस्ट मैंने रखे हैं, बुक पढ़ लूंगा, या कोई अपने वेबसाइट पे कुछ काम कर लूंगा। तो इस तरह की थॉट्स बन गए। तो ये थॉट अच्छी है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूरी है। तो मैं अभी थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेजमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी बन गया था, और इस मल्टीटास्किंग में एफिशिएंसी डाउन हो गई। एक वीडियो में बनाऊंगा स्पेसिफिकली कि कैसे मल्टीटास्किंग और टाइम मैनेजमेंट को किया जाए, इसके जस्ट बाद ही मैं वीडियो एक बनाता हूँ। और उसमें 1.5 गोल जो है, 1.5 गोल रूल है। एक रूल है जिसमें आप अपने आप के साथ 1.5 गोल रूल या 2 गोल जो है रूल डिसाइड करते हो। उसको मैं अच्छे से डिस्कस करूँ, कल ही मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो मैं उसके साथ उस चीज को आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा लेक्चर मैंने दे दिया, बट ये लेक्चर जरूरी था, क्योंकि ये चीज भी जानना जरूरी, तभी आप अपनी एफिशिएंसी और अपनी टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करो। तो अब मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, ठीक है। दोस्तों, तो अभी हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने जो हेडिंग दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री मॉडरेट फेज, जो 1885 से 1905 के बीच में जो फेज है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको हम मॉडरेट फेज कहते हैं, ठीक है ना। और इस फेज से 2011 से लेकर 2020 तक कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन क्वेश्चन आए हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2011 में ही पहला क्वेश्चन पूछा गया, मतलब उसी साल ही पूछा गया। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ colonial रूल इन इंडिया, होम चार्जेस formed an important part of drain of wealth। ठीक है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ। सॉरी, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, कि एक टर्म था होम चार्जेस फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ wealth from India. Which of the following funds constitute the home charges? मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था कि यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ से पैसे कमा के सारा का सारा सैलरी पर्क्स पैकेज के रूप में पैसे सारा यहाँ से प्रॉफिट कमा कमा के लेके जा रही थी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्यों कहा जाए? ड्रेन मतलब होता है कि यहाँ से सारे के सारे पैसे बह के जा रहे हैं वहां पे। तो उसमें एक वर्ड आया था कि होम चार्जेस, तो कुछ होम चार्जेस टर्म्स देके और उस फॉर्म में पैसे सारे के सारे होम चार्जेस मतलब होम चार्जेस लगा के पैसे सारे के सारे भेजे जा रहे थे यहाँ से। तो वो ये पूछा है कि इनमें से जो 3 ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन से ऐसे हैं जो होम चार्जेस के रूप में जाने जाते थे। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तमिलनाडु में भी नहीं है, स्पेक्ट्रम में भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है। तो क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने जो कंटेंट दिया है इसको पढ़ लीजिए और बाकी जो क्वेश्चंस दिए हैं उनसे आप को रिलेट कर लीजिए, तो आपका तैयारी हो जाएगा। होम चार्ज और ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में थोड़ा सा दिया है तमिलनाडु में, उतना सफिशियंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसीलिए आप किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक को ना पीएचडी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करके आए हुए हैं और अभी जो उनका प्रिपरेशन करने का तरीका वो पीएचडी टाइप ही है। इसीलिए पीएचडी नहीं करना है, बहुत सारी चीजों के बारे में कुछ कुछ बेसिक्स फंडामेंटल चीजें आपको जाननी है, बस ये मेंटलिटी होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन में। ठीक है ना। तो अभी देखिए ये पहला ऑप्शन है फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट द इंडिया ऑफिस इन लंदन। इंडिया का जो ऑफिस था लंदन में उसको सपोर्ट करने के लिए जो पैसे भेजे जाते थे उसको होम चार्जेस कहा जाता था। एस फंड्स यूज्ड टू पे सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज्ड इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे जो यहाँ पे काम करते थे उनके सैलरी और पेंशन के लिए जो पैसे दिए जाते थे उसको भी होम चार्जेस कहा जाता था, और इस होम चार्जेस का नाम देके पैसे का ड्रेन किया जाता था, बहाव किया जाता था इंडिया से। और नेक्स्ट ऑप्शन है फंड्स यूज फॉर वेजिंग वार आउटसाइड इंडिया बाय ब्रिटिश। नहीं, ये वार के लिए जो पैसा यूज किया जाता था उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ या होम चार्जेस में नहीं इंक्लूड किया जाता था। इसका जो आंसर होगा बी होगा 1 और 2। अच्छा, अब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया, मैं बता दूं। यूपीएससी फिर अभी दिखा रहा हूँ यूपीएससी ने कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ से क्वेश्चन पूछा है। अब मैं पहले उस क्वेश्चन को लेके आता हूँ, ये देखिए। वो 2011 का क्वेश्चन था और 2012 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया ऐसे। ये देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया 11 ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसका यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया। अब उसी टॉपिक के आसपास के एरिया को क्वेश्चंस किस तरह से यूपीएससी फॉर्म कर रहा है। 2012 में ये पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोस्ट effective contribution made by Dada Bhai Nauroji to the cause of Indian national movement was that he। अब दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने एक बुक लिखा जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात है। तो यही कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल जो मूवमेंट, जो देश की आजादी की लड़ाई का जो मूवमेंट चला था उसमें दादा भाई नौरोजी का क्या रोल था, वही बात
टॉपिक वही था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, होम चार्जेस, लेकिन उसके आसपास के एरिया को क्वेश्चंस बना के तैयार कर दिया गया कि दादा भाई नेरोजी का क्या रोल था। भाई दादा भाई नेरोजी ने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में एक्सप्लेन किया था, और वही था एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन कैसे कर रहे हैं इस बारे में उन्होंने एक्सपोज किया हुआ, दैट इज द आंसर। समझ रहे हैं? अंडरलाइन मतलब यूपीएससी के माइंड को पकड़िए कि उसने क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम कर, ठीक है ना। ये हो 2012 में क्वेश्चन। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, ये देखिए 2015 में फिर से क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। कंट्रोल देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ colonialism इन इंडिया। सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक, क्वेश्चंस को रीडिजाइन किया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, और इम्प्रोवाइज करके उसी क्वेश्चन को, उसी टॉपिक को किस तरह से 3 बार पूछा गया, 11, 12 और 15 में। तो हम क्यों ना अगर एक टॉपिक को तैयार कर लें तो हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बहुत श्योर शॉर्ट मेथड से, श्योर शॉर्ट मैनर में। तो क्या क्वेश्चन है इसमें, कहा है कि कौन कौन लोग हैं जो इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, या कॉलोनियलिज्म जो था, ठीक है ना। कॉलोनियलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद, मतलब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर लेता है, तो उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया है दादा भाई नेरोजी। देखिए दादा भाई नेरोजी थे, इतना हमें पता था, और तमिलनाडु का जो बुक आप पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है दादा भाई नेरोजी और आरसी दत्त। ये जो 2 लोग थे, दादा भाई नेरोजी और आरसी दत्त, ये जो 2 लोग थे, उस तमिलनाडु में दिया हुआ है। तमिलनाडु इज सफिशिएंट, डोंट गो एनीवेयर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और तमिलनाडु, इनको कंबाइन कर लीजिए, आपका टॉपिक और सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। तो आरसी दत्त और दादा भाई नेरोजी दिया हुआ है। तो मैंने जब पढ़ा तो एग्जाम में मैंने देखा कि दादा भाई नेरोजी, आरसी दत्त, ये 2 ऑप्शन तो मुझे पता थे, 1 और 3। जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा 1 और 3 तो है, तो मैंने देखा एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 और 3 है, दैट इज डी। लेकिन 2 के बारे में मुझे नहीं पता था। अब कैसे आपका फंडामेंटल और बेसिक्स क्लियर है तो आपको हेल्प करता है, आपकी मिनिमम इंफॉर्मेशन, आपकी मिनिमम नॉलेज आपको एग्जाम में हेल्प कर देती है, अपने आप यूपीएससी उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है ना। तो 1 और 3 ऑप्शन मेरे को पता था, तमिलनाडु में दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने देखा कि 1 और 3 केवल एक ही ऑप्शन है, डी, जो कि 1 और 3 है। 2 भी है, इसका मतलब इनडायरेक्टली 2 भी है इसका। अब जी सुब्रमण्यम अय्यर कौन थे? ये जी सुब्रमण्यम अय्यर फाउंडर एंड एडिटर ऑफ द हिंदू न्यूज, जो आज की डेट में आप द हिंदू न्यूज जो पढ़ते हो यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, वो उसी के फाउंडर थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, द हिंदू इज अ क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट, आज के भी डेट में, इवन इंडियन गवर्नमेंट के भी तौर पे। देखिए किस तरह से आप 100, 150 साल, 200 साल पुरानी हिस्ट्री को आप प्रेजेंट से किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। आज के भी डेट में द हिंदू अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कहा जाता था कि क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट होती है। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रिटिक थी और इस समय इंडियन गवर्नमेंट की क्रिटिक है। तो लॉजिक अगर लगाएंगे, अगर ये पता होगा कि सुई सुब्रमण्यम हुए थे, क्योंकि न्यूज़पेपर एडिटर थे और न्यूज़पेपर का एडिटर थे, फाउंडर थे, तो न्यूज़पेपर वाले तो गवर्नमेंट का क्रिटिक्स करते ही होंगे, क्रिटिसाइज तो करेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर ऑनेस्ट न्यूज़पेपर है तो एंटी एंटी गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का पॉजिटिव क्रिटिक्स होते हैं। तो वो देखिए उस लॉजिक से ये वाला ऑप्शन सही, मतलब कि आपने एक टॉपिक देखा, एक टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आए। व्हाट यू कैन से दैट यूपीएससी का एग्जामिनर का जो माइंड है, मैं क्या कहता हूँ, यूपीएससी जो पूछता है वही पूछता है, उसके आसपास के एरिया को कवर करता है। और देखिए इतना अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है, देन यू विल बी वेरी इजिली सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। उनसे रिलेटेड थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दे रखा हूँ मैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा प्रिंट आउट।
मेरा मकसद यहाँ पे आपको याद समझाना नहीं, आपको बताना है कि किस तरह से एग्जामिनर का माइंड को आपको पकड़ना है थ्रू दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2011 में ही। अब मैंने ईयर वाइज इसको अरेंज नहीं किया, मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट वाज द पर्पस विथ विच सर विलियम वेबरडन एंड डब्ल्यू.एस. केन had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893। 1893 में ये दो लोगों ने, विलियम वेबरडन एंड डब्ल्यू.एस. केनी ने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप किया था। तो उसका पर्पज क्या था, ये पूछना है इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चंस मैंने तमिलनाडु में भी नहीं देखे हैं और स्पेक्ट्रम मैंने फुल पढ़ा नहीं है, और एनसीईआरटी में भी नहीं। तो ये कुछ रैंडम क्वेश्चन है, कुछ अलग बुक से दिए गए हैं, जैसे और भी कोई उपाध्याय करके हैं और भी बुक्स हैं, उनसे दिए गए हैं। तो मैं कहता हूँ 100% के पीछे कभी नहीं जाना है। 100 में अगर 80 क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से तैयार कर लेंगे। और अभी इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा जाकर पढ़ के, और जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया वहां पे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा टू एगिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वहां पे इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में एगिटेट मतलब आंदोलन करने के लिए इन्होंने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2012 में पूछा गया, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तमिलनाडु में नहीं। इसको यहीं पे तैयार कर लेंगे आप, इसके लिए अब एनसीईआरटी पूरा पढ़ने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसका आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डिलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच ए पर्पस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बनाया था, अपने जो मेन कांग्रेस की पार्टी थी उसमें इसको इंक्लूड नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि एक अलग सोशल बेनिफिट्स के लिए, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, और तब उन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का एक फाउंडेशन किया इस पर्पज से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, यूपीएससी का मैंने एक पकड़ लिया, डिकोड कर दिया कि ड्रेन ऑफ वेल से और दादा भाई नेहरूजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा देख लीजिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसी टाइम में हुआ था, 1905 के टाइम में लॉर्ड कर्जन ने कराया था 1905 में। रीजन ये दिया हुआ था कि हम लोग प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करना चाह रहे हैं पार्टीशन, लेकिन रीजन था फूट डालो राज करो, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम में यूनिटी को डिस्टर्ब करना था। तो ये पूछा गया कि ये कब तक रहा, लास्टेड अंटिल व्हाट व्हेन। ये क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने इसमें दिया हुआ है, लास्ट वीडियो मैंने कवर किया था गवर्नर जनरल वाले में। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, ये चारों पांचों चीजें हैं, एक जगह हैं और इनसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे, उन्होंने सारा का सारा एब्रोगेट कर दिया था कर्जन का जो भी एक था। रॉयल दरबार हुआ था दिल्ली में 1911 उस टाइम में, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 2015 में एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, ये 2014 का क्वेश्चन बंगाल पार्टीशन से, 2015 में क्वेश्चन, which one of the following movement has contributed to split in the Indian National Congress resulting in emergence of moderate and extremist। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को अलग कर दिया, कौन सा ऐसा मूवमेंट था, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था, दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट। क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जो मॉडरेट थे वो कहते थे कि केवल बंगाल एरिया में होगा, एक्सट्रीमिस्ट कहते थे पूरा का पूरा इंडिया में हम इसको फैलाएंगे। इसी बात पे क्या हो गया था, इनका स्प्लिट हो गया था, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पेश है। 2014 में पूछा कि भाई बंगाल पार्टीशन किस कर्जन के टाइम में कब तक रहा, ये पूछ दिया। फिर पूछा कि जो उस समय
स्वदेशी मूवमेंट के, बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट हुआ और उस स्वदेशी मूवमेंट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट कर गए और उसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2016 में, देखिए नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ गया सूरत स्प्लिट 1907। तो कह रहा है व्हाट वाज द मेन रीजन, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ स्प्लिट एट सूरत इन 1907। देख रहे हैं एग्जामिनर वहीं आसपास ही घूम रहा है, यूपीएससी फंस चुका है, यूपीएससी फंस चुका है और इसीलिए मैं कहता हूँ यूपीएससी वहीं पूछता है जो पूछते आया है। 2016 में क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या था मेन रीजन, तो मैंने जैसे कि बताया एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन अ कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको लगता था कि इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो ऐसे केवल रिक्वेस्ट करते हैं, पिटीशन जाहिर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स सुनते नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि नहीं उनसे फाइट करो, उनसे राइट, अपने राइट के लिए फाइट करो, थोड़ा सा उनसे सपोर्ट मत करो गवर्नमेंट को। तो ये एक रीजन था और वो ये भी चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट पूरे देश में फैलाया जाए। बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस में ये बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो किसी भी इंसिडेंट का हिस्ट्री में, क्योंकि ये मैथ नहीं है कि 2 - 1 = 1, एग्जैक्ट 1 आंसर नहीं होगा। ये सोशल सब्जेक्ट में क्या होते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू डूइंग हैपेंड समथिंग। किसी एक इंसिडेंट को होने के लिए बहुत सारे फैक्टर थे, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो फैक्टर जो है बी ऑप्शन ही है, बाकी सारे जो हैं इससे आसपास नहीं है। क्योंकि लॉर्ड मिंटो के बारे में कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो, ये तो 1909 में हुआ था। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये भी रीजन नहीं है। एंड अरविंदो घोष इनकैपेसिटी, इनएबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस, ये भी वेग ऑप्शंस है। तो इसका जो है ऑप्शन जो है 12th क्लास के तमिलनाडु से सॉल्व हो पा रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और बुक की जरूरत नहीं है। 2017 में देखिए फिर क्वेश्चन पूछ दिया गया, स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर एडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग व्हेन। देखिए कह रहा स्वदेशी और बॉयकॉट को एडॉप्ट किया गया था, तो कब फर्स्ट टाइम एडॉप्ट किया गया था, दैट इज एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए मैं क्या कहता हूँ, टॉपिक इज आउट, पेपर आउट हो गया यूपीएससी का, आपको बस समझना उसके माइंड को। तो क्यों ना हम बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, दादा भाई नेरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको क्यों नहीं तैयार करें। और ये सारा का सारा एक बुक तमिलनाडु में दिया गया, एक चैप्टर में सारा का सारा चीज आपको कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं। तो इसको मैं डिकोडेशन कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि एग्जामिनर को माइंड को पकड़ के अब हम तैयारी कर रहे हैं। अब 1885 से 1905 का जो मॉडरेट फेज है, इनमें हम इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे ताकि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो और हम जो भी तैयार किए हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा रहे हैं, क्योंकि यही यूपीएससी पूछता है और हमने उसको तैयार करके आया है। यूपीएससी के लोग जो ये जो भेड़ चाल होती है, जो अंधेरों में जो सारा तीर मरवा रहे हैं, कोचिंग वाले जो 40-50 सालों से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं उनका दिमाग दौड़ा, इसको मुझे समझ में नहीं आता है, या वो बताना नहीं चाहते हैं, ये जो ऑनलाइन आ गए हैं वो लोग क्यों नहीं बताना चाहते हैं। आई थिंक ये रिवोल्यूशन होगा मेरे तरफ से, क्योंकि इट वाज मेरा एक पेन है, जिस पेन की वजह से मैं रिवोल्यूशन ला रहा हूँ। अल्दाओ मुझे लगता है कि मेरे 1-2 स्टूडेंट्स बोले भी कि सर ये बात यूपीएससी को पता चल जाती, यूपीएससी शायद अपना तरीका चेंज कर देगा क्वेश्चन बनाने का, या समझे कि आपने डिकोड कर दिया पूरा का पूरा, तो हो सकता है कर, लेकिन किधर करेगा, उसका भी तो एक दायरा है ना यूपीएससी का। लेकिन इन सारी चीजों करने के लिए आपको मेहनत तो करना होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, और जो लोग मेहनत करेंगे पढ़ेंगे वही सिलेक्शन ले पाएंगे, और पूरा थ्रू आउट साल भर अपने आप को कंटिन्यू कर पाएंगे, वही सिलेक्शन ले पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दिए तो आप एक दिन में सिलेक्ट हो, क्योंकि ये इसको भी करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपकी अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करना होगा। और ये जो घड़ी दिख रही है पीछे, उस घड़ी का मतलब समझना पड़ेगा, टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये देखिए 18 में नहीं पूछा, ठीक है, 17 में क्वेश्चन पूछा, फिर 18 में नहीं पूछा, लेकिन 19 में पूछ दिया। हर साल पूछ रहा था, एक साल गैप किया, लेकिन फिर पूछा तो क्या पूछा, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पूछा। अब तो आप लोग मान जाओ मेरी बात, अब तो इस बात को यकीन कर लो कि आई रियली हैव डिकोडेड यूपीएससी माइंडसेट,
किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि क्या है, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और कंसीडर कीजिए। इट कंट्रीब्यूटेड टू द, पहला ऑप्शन है, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिजन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। ये कह रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट इंडिजीनियस आर्टिजन क्राफ्ट को और इंडस्ट्री को, मतलब जो स्वदेशी क्राफ्ट थे, आर्टिजन्स थे, उनको बढ़ावा दिया, रिवाइव किया। हाँ, तो स्वदेशी नाम ही तो इसीलिए लिया गया था कि कहते कि हम लोग विदेशी माल यूज नहीं करेंगे, बॉयकट कर देंगे, हम लोग अपने इंडस्ट्री को, अपने हैंडीक्राफ्ट को, अपने जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करेंगे, खादी उद्योग को प्रमोट करेंगे। और यही तो था। देखो, इन्फ्रेंस, सब्जेक्ट को समझना, उसका मीनिंग, एग्जैक्ट लाइन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मीनिंग सब्जेक्ट का, टॉपिक को समझ के तैयार करके रखना। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन है, अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आज एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिश किए गए थे। दिस इज द फैक्ट। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो मॉडरेट थे वो एजुकेटेड थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उस टाइम में वो एजुकेशन की वैल्यू समझते थे। दादा भाई नौरोजी अपने आप में, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, ये सारे आरसी दत्त, सब पढ़े लिखे लोग थे, तो वो लोग चाहते थे कि एजुकेशनल काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हो, तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था। अभी तमिलनाडु आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं दिया है, इसमें गेस मार्किंग नहीं करना है कि भाई स्वदेशी मूवमेंट था एजुकेशन से क्या रिलेटेड है, एजुकेशन की वैल्यू समझते थे और एजुकेशन को उन्होंने एस्टेब्लिश करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ था। तो दिस इज द फैक्ट। बट आप जब उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, एक ही बुक में आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, देयर इज अ फैक्ट एंड यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो ये वो दोनों के दोनों आंसर क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों के दोनों करेक्ट ऑप्शन से। देखिए 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, 18 में देखिए, 19 में उधर नहीं पूछा लेकिन 18 में फिर पूछेंगे, मतलब हर साल एक क्वेश्चन है। देन व्हाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज। इकोनॉमिकली कह रहा है कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वाज, क्या रिजल्ट था, वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ने जो हमें रूल किया वो 19th सेंचुरी में, उसका क्या इकोनॉमिकली एक कौन सा रिजल्ट हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्रिटिक्स, इकोनॉमिक्स ड्रेन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स और स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इकोनॉमिकली पूछ रहा है, वहां पे क्या इंपैक्ट पड़ा 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी दैट वाज उसी टाइम में। तो इसका जो ऑप्शन, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। नहीं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर किया, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। और पढ़ते हैं बाकी ऑप्शन। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज। इंडियन ओन फैक्ट्री का था, सारे ब्रिटिशर्स ओन फैक्ट्री थे। तीसरा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियंस जो भी प्रोडक्शन बनाते थे उसका कमर्शियलाइजेशन कर दिया उन्होंने। कमर्शियल एग्रीकल्चर को इन्होंने प्रमोट कर दिया, जैसे नील की खेती, जो इंडिगो की खेती थी, और बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स थे जो कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया जा सकता था, उसको प्रमोट किया। यस, दिस वाज द आंसर। एंड डी ऑप्शन है, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। ऐसा तो कुछ किया नहीं इन्होंने, अर्बनाइजेशन उन्होंने कितना किया, वो भी रैपिड, ये वेग आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है ना, बाकी और थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स मैंने दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। 2020 में क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो देयर इज हाई चांसेस कि 2021 में इससे क्वेश्चन पूछे या 2022 में पूछे। ठीक है ना, तो मस्ट प्रिपेयर दिस टॉपिक। एंड आई थिंक मैंने आप लोगों का आई ओपन कर दिया, एंड नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, तो लास्ट में मैं अब क्या कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको तैयार किस तरह से करना है, जैसे कि पहले ही बताता हूँ, तैयार इसको इस तरह से करने हैं कि पहले आप
इस वाले वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, उसको प्रिंट वहाँ पे जाके विजिट करके प्रिंट कर लीजिए और तमिलनाडु का वो चैप्टर खोल लीजिए। उसके बाद से पहले इन क्वेश्चंस को पढ़िए, वीडियोस देखने के बाद से उन क्वेश्चंस को, वैसे वीडियो साथ के साथ देखिए, वीडियो के देखिए एक बार, और उसके बाद से फिर तमिलनाडु वाले उस चैप्टर पे जाके आप उस चैप्टर को उस हिसाब से तैयार कीजिए और जो जो पॉइंट्स है उसको रिमार्क कर लीजिए। वहां पे बुक में भी मार्क कर दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन 2013 में आया, 2014 में आया, 2015 में आया, 2019 में आया, 20 में आया, और उसको वहां पे आपका कंसोलिडेशन होगा और इस पेपर को वहां पे स्टेपल कर दीजिए। प्रिपरेशन के इस ओशियंस को कंसोलिडेशन करना भी हमारा एक काम है। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हो, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम कंसोलिडेट एक जगह कर रहे हैं। थोड़ा सा रिसोर्सेज और फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, लेकिन 1.5 लाख 2 लाख कोचिंग के फीस देने से बेहतर है कि 10 रुपए का प्रिंट आउट करा लें, 5 रुपए का प्रिंट आउट करा लें, है कि नहीं। और इस तरह से आप तैयार कीजिए। और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो आपके जानने वाले नहीं भी हैं, तो आप अपने फेसबुक पेज पे या अपने जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मेरे वीडियोस को, मेरे वेबसाइट्स को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो लोग ड्रीम करते हैं, जो लोग सपने देखते हैं आईएएस बनने के, उनके सपने पूरे हों फ्री ऑफ कॉस्ट, एक प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस के अंतर्गत। ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल हो, कोई भी आप लोगों का कोई ऐसी बात हो जो आप लोग चाहते हैं मुझे शेयर करना, बताना, या वीडियो में मॉडिफाई करना, आवाज़ आ रही है, वॉइस आ रही है क्लियर, वीडियो कैसा है, इन सब सारी चीज़ों पे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, या ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप जानना पूछना चाहते हैं, उस पर मैं टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।